हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रोसेस पे होने वाला है। जैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है टैक्स सेव करने में। तो आइए चलते हैं एक प्रेजेंटेशन पे, हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रोसेस क्या होती है। सो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से जब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय को रिजीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। रिजीम दो तरह की हो सकती है, या तो ओल्ड रिजीम या फिर न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम पहले से ही चलती आ रही है, जिसमें थोड़े से टैक्स रेट हायर हैं, बट एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट मिल जाता है। न्यू रिजीम अभी कुछ टाइम पहले ही इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें टैक्स रेट्स थोड़े से कम हैं इन कंपैरिजन टू ओल्ड रिजीम, बट आप कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन न्यू रिजीम वालों के लिए तो बस रिजीम सिलेक्ट करने के बाद ही ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करते हैं, उनको फिर सबसे पहले अपने डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो वो पूरे साल में क्लेम करने वाले हैं, उसका एक एस्टिमेशन देना होता है एम्प्लॉयर को बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही, अप्रैल में ही। फिर उसके बाद उसकी टैक्स कैलकुलेशंस होती हैं। अभी हम एक आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से टैक्स कैलकुलेशन होती है और मंथली जो सैलरी में से डिडक्शन होगी। फिर जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर में आगे की तरफ चलते हैं, तो दिसंबर के अराउंड सब एम्प्लॉयर एक्चुअल प्रूफ्स लेने स्टार्ट कर देते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ ने पूरे साल में जितने की डिडक्शंस क्लेम की हैं, उसके एक्चुअल प्रूफ्स लेंगे। और एक फॉर्म 12 भी होता है, उसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि एचआरए अगर कोई क्लेम कर रहा है तो किस पर्सन को रेंट पे कर रहे हैं, उनका नाम, पैन नंबर, कितना रेंट पे किया है, और सब जो प्रूफ्स हो गए साथ में, रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट्स, इस तरह से प्रूफ्स एम्प्लॉयर को सबमिट करने होते हैं। फिर उसके बाद टैक्स रीकैलकुलेशन होती है। अगर किस किसी ने एक्चुअल प्रूफ्स कम के दिए, तो फिर उसको उस हिसाब से उतने की डिडक्शन कम की मिलेगी और टैक्स उस हिसाब से ज़्यादा चार्ज होगा। तो हम ये भी समझेंगे आगे जाके एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से फिर टैक्स रीकैलकुलेशन होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में रिजीम सेलेक्ट करनी होती है। तो रिजीम या तो ओल्ड रिजीम हो सकती है या तो न्यू रिजीम। न्यू रिजीम अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं पे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। ओल्ड रिजीम अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको एस्टिमेटेड डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अपने एम्प्लॉयर को बतानी पड़ती है। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जल्दी ही अपलोड करूंगा कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेटर है, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। और अगर कोई पर्सन
रिजीम सिलेक्ट नहीं करता तो न्यू रिजीम उसके लिए डिफ़ॉल्ट रिजीम होगी। ये अभी बजट 2023 में ही इंट्रोड्यूस किया था ये। फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अगर ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करी है तो फिर अपनी एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर को सबमिट करनी पड़ेगी कि कितने की डिडक्शंस क्लेम करने वाले हैं और कितने की एग्जम्पशंस क्लेम करने वाले हैं एम्प्लॉयज़। फिर उसके बाद स्टेप 3 में टैक्स कैलकुलेशंस होती हैं कि मतलब एक पर्सन की अगर इतनी इनकम फ्रॉम सैलरी है फिर उसको एग्जम्पशंस मिलेंगी, फिर उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम, फिर जो डिडक्शंस मिलेगी, नेट जो इनकम आएगी उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा और फिर वो मंथली डिडक्ट होता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। जैसे कि मिस्टर राम, उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है 15 लाख रुपए पर एनम। वो ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं और बिलो ये उनकी डिक्लेरेशंस उन्होंने दी हैं। तो एच आर ए एग्जम्पन जो वो ले रहे हैं 2 लाख पर एनम, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है वो 1 लाख। तो इनकम फ्रॉम सैलरी उनकी 15 लाख होगी। 2 लाख की वो एच आर ए की एग्जम्पन लेंगे तो उनकी ग्रोस टोटल इनकम होगी 15 - 2 13 लाख। 1 लाख की वो चैप्टर 6 ए वाली डिडक्शन लेंगे तो टोटल इनकम उनकी 13 - 1 12 लाख। 12 लाख पे उनकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट होगी। 12 लाख पे जो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स आता है वो 1,79,400 आता है। फिर जो 1,79,400 जो टैक्स आया उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर आएगा 14,950। अब 14,950 हर महीने सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा मिस्टर राम। तो इस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होती है। फिर जब एम्प्लॉयर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रूफ लेने स्टार्ट कर देगा, मतलब नॉर्मली दिसंबर के अराउंड ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर एम्प्लॉयज़ जो ड्यूरिंग द ईयर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके आए हैं और अगर कोई एग्जम्पशन जो वो क्लेम कर रहे हैं तो वो उनके प्रूफ्स एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं। तो ये जो प्रूफ्स होते हैं वो 12BB फॉर्म के साथ सबमिट होते हैं। ये 12BB फॉर्म है लेफ़्ट साइड में जो आपको दिख रहा है। इसमें आपको ऐसे डिटेल्स देनी होती है, जैसे एच आर ए ले रहे हैं तो रेंट पे कितना किया, नेम क्या है लैंडलॉर्ड का, एड्रेस क्या है, पैन नंबर, और फिर साथ में एविडेंसेस एम्प्लॉयर को सबमिट करने होते हैं। अब जब आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रूफ देंगे एम्प्लॉयर को, फिर 3 तरह के सिनेरियोस हो सकते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि आपने जितने की एक्चुअल प्रूफ्स दिए वो बराबर हैं जितने के आपने एस्टिमेटेड डिक्लेरेशंस दी थी। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो एक्चुअल प्रूफ्स आपने दिए हैं वो कम के हैं जो आपने एस्टिमेटेड डिक्लेरेशन दी थी। थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि जो आप एक्चुअल प्रूफ्स जो आप दे रहे हैं वो ज़्यादा के हैं जितने की आपने एस्टिमेटेड डिडक्शन क्लेम करी थी अप्रैल मंथ में। तो तीनों सिनेरियोज में हम समझेंगे कि किस तरह से टैक्स लायबिलिटी का फ़र्क आता है रिमेनिंग मंथ्स में। तो जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी 15 लाख है, एच आर ए की एग्जम्पशन ली 2 लाख की, तो ग्रोस टोटल इनकम बच गई 15 - 2 13 लाख। 1 लाख की डिडक्शन ली तो टोटल इनकम बच गई 12 लाख। 12 लाख पे जो टैक्स आता है 1,79,400 आता है। तो जो एक्चुअल प्रूफ्स दिए वो भी उतने के हैं तो इनकम सेम ही रही 12 लाख। तो 12 लाख पे जो एक्चुअल जब आप प्रूफ दिए तब भी टैक्स सेम ही है 1,79,400। तो दिसंबर तक अगर मान लो 14,950 इंटू 9 1,34,550 टैक्स कट गया था, तो बचे हुए मंथ्स में भी सेम 14,950 ही कटेगा क्योंकि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स बराबर ही हैं जितने की आपने एस्टिमेटेड डिक्लेरेशन दी थी। अब सेकंड सिनेरियो में चलते हैं कि जो एक्चुअल डिडक्शंस है वो आप कम की क्लेम कर रहे हो जब आपने एस्टिमेशन दिया था। तो 15 लाख की इनकम है टोटल, 2 लाख का आप एच आर एग्जम्पन ले रहे हो तो ग्रोस टोटल इनकम बच गई 13 लाख।
तो जो डिडक्शन है, पहले आप 1 लाख जब आप एस्टिमेशन दिया था आपने, बट आप सिर्फ 20,000 की ही क्लेम कर पा रहे हैं आपने, और करी ही नहीं इन्वेस्टमेंट। तो इनकम आपकी 80,000 से बढ़ गई। तो जब आपने एस्टिमेशन दिया था तब आपका टैक्स बन रहा था 1,79,400। तो 14,950 इंटू 9, 1,34,550 कट चुका था दिसंबर तक। बट जब आपने प्रूफ, इन्वेस्टमेंट प्रूफ कम के दिए, मतलब आपने कम की ली डिडक्शंस, तो आपका 80,000 से इनकम बढ़ गई। तो 80,000 से इनकम बढ़ गई तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 के अराउंड टैक्स भी बढ़ गया। तो टैक्स पहले 1,79,400 बन रहा था, अब बन गया 2,04,000। तो फिर जो बैलेंसिंग डिडक्शन होगी तो वो 23,270 होगी जन फेब मार्च में, इंस्टेड ऑफ 14,950 जो पहले कंसिस्टेंटली चल रही थी। अब थर्ड सिनेरियो लेते हैं कि अगर किसी की इनकम फ्रॉम सैलरी 15 लाख है, HRA 2 लाख का ही है, और 13 लाख बच गया, तो अब जो एक्चुअल डिडक्शन ले रहा है वो 1,40,000 की ले रहा है। पहले जब उसने एस्टिमेशन दिया था तो 1 लाख की उसने सोचा था। तो इनकम 11,60,000 रहेगी। तो 40,000 कम होगी एस्टिमेशन से भी, तो ऑब्वियसली अब टैक्स कम कटेगा बचे हुए महीनों में। तो जब एस्टिमेशन दिया था तो टैक्स बन रहा था 1,79,400, बट जब एक्चुअल प्रूफ्स दिए 40,000 से इनकम कम होगी तो अप्रोक्सीमेटली 12,500 13,000 के अराउंड का टैक्स कम हो गया। तो 1,66,000 के 920 का टैक्स बन गया। तो जो दिसंबर तक टैक्स था 1,34,550 का, बैलेंसिंग जो रह जाएगा 166 माइनस 134, तो 32,000 डिवाइड बाई में 3, तो 10,000 ही कटेंगे बचे हुए 3 महीने में। तो इस तरह से टैक्स रिकैलकुलेशंस होती है जब आप एक्चुअल प्रूफ सबमिट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयर को। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि ये कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, कि डॉक्यूमेंटेशन जो है हमें प्रॉपर रखना चाहिए। जैसे अब HRA आप क्लेम कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, रेंट रिसिप्ट्स हैं प्रॉपर, रेंट एग्रीमेंट नोटराइज है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। एक्चुअल जब आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करेंगे तो वो प्रूफ्स रिजेक्ट ना हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से देख लें, ताकि आप, अदरवाइज आपको टैक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एम्प्लॉयर आपके इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन रिजेक्ट कर देगा तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मिसिंग डेडलाइंस, मतलब एम्प्लॉयर जब आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने प्रूफ सबमिट कर दीजिए, तो एक डेडलाइन भी देता है कि इस डेट तक आपको सबमिट करने हैं। अगर आप उस डेट तक सबमिट नहीं करेंगे तो शायद आपका एम्प्लॉयर आपकी जो डिक्लेरेशन है वो कंसीडर ना करे, और फिर आपको टैक्स लाइबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है। एनालाइज, थर्ड पॉइंट, एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, मतलब कि आप जब आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे से सारे ऑप्शंस को एनालाइज कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी ले पाएँ और टैक्स में भी, और आपको रिटर्न्स भी अच्छे आएँ। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख लेना चाहिए। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कैन आई चेंज माई एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन लेटर। हाँ, आप अपडेट कर सकते हो। जैसे आपने अप्रैल में एस्टिमेटेड डिक्लेरेशन दी, फिर उसके बाद आप आगे जाके आपको लगता है कि मैं ज़्यादा की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करने वाला हूँ, तो आप आगे जाके अपडेट भी कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रूफ ना सबमिट करूं तो, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं सबमिट करेंगे तो आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स ज़्यादा काट लेगा विदाउट कंसीडरिंग डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो आप लेने वाले थे। और बट आप फिर भी जो आपका टैक्स ज़्यादा कट रहा है उसका आप ITR फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन ना करूँ और मैं रिफ़ंड ही डायरेक्टली क्लेम कर लूँ ITR में। देखो, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप
अपने एम्प्लॉयज़ के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, फिर उसके बेसिस पे आप उन्हें उनका टैक्स डिडक्ट करो। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अपने एम्प्लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके वहीं पे ही डिडक्शंस और एग्जम्पशंस ले लेनी चाहिए, क्योंकि फिर चांसेस रहते हैं कि स्क्रूटनी में आपका केस खुल सकता है अगर आप डायरेक्टली आईटीआर में आप उन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को क्लेम करेंगे। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।